हे एवरीवन, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, अनाउंसमेंट तो अभी तक देख ही चुके होंगे. वी हैव स्टार्टेड विद द बैच फॉर नीट 2024. यस, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर योर स्टार्टिंग ऑफ द करिकुलम. ठीक है, चलो अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, आई विल बी टेकिंग केमिस्ट्री फॉर यू, and we have Nitin sir who will be taking physics for you and Dr. Garima ma'am who will be taking biology for you. चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. ये ऑलरेडी जो सब्सक्रिप्शंस प्रेजेंट हैं, वी हैव एन ऐप. जैसा कि आपको पता है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि वी आर ऑल्सो रनिंग एन एप्लीकेशन जहाँ पर हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं. यस, सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ all the courses that are running presently. We have junior section also and we have senior section also. अच्छा, नीट के लिए जो हमने अभी नया बैच स्टार्ट किया है, इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेटा मैं आपको दे दूं कि जितना भी पोर्शन है, देखिए ऑलरेडी यूट्यूब पर हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं. लेकिन अब आप बोलोगे कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से हम कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे. तो फॉर दैट यू विल बी हैविंग अ सेपरेट सेक्शन. जो हमारा ऐप है, इसमें इट विल बी एक्सेसिबल फॉर यू. हम आपको इसकी एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे. ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस. अगर कुछ एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट इन दैट केस, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर इन केस ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर. सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होंगी एंड यहाँ से आप जितने भी वर्कशीट्स हैं, कंटेंट है, सब कुछ एक्सेस कर लीजिए. प्रैक्टिस शीट्स एक्सेस कर लीजिए. बाकी जैसा कि आपको पता है कि डेली प्रैक्टिस शीट्स तो हम करेंगे ही, क्लास में ही करेंगे. वो आपको वर्कशीट्स जितनी भी हैं मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर, जहाँ से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ईजिली डू इट. ठीक है, चलिए ऐप में ऑलरेडी ये सारी वीडियोस प्रेजेंट हैं. क्लासरूम वीडियोस हो गई, 3D वीडियोस हो गई, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स हैं, कंटेंट है, फ्री सोल्यूशन इनफैक्ट. ओके, प्रैक्टिस टेस्ट है, वर्कशीट है, डाउट सेशन है. आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ इसीलिए है गाइस, सॉरी, ओके रेडी, ताकि आपको पता चल पाए कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दी ऐप. बट डिस्पाइट दैट, यूट्यूब जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो स्टूडेंट्स नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो एप्लीकेशन का कंटेंट है, ठीक है, पेड होता है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो फॉर सच स्टूडेंट्स अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर लाइव. अगर आप YouTube का पेज एक्सेस करेंगे प्राडिस एजुकेशन का, तो आपको उसमें देखने मिलेगा कि बाकी सारी क्लासेस की भी वीडियोस अपलोडेड हैं. राइट, जो ऐप पे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम YouTube पर भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस ले सकते हो. चलिए ओके गाइस, सो यहाँ पर टाइमिंग्स एक बार देख लेते हैं. फॉर 11th ग्रेड नीट आपकी फिजिक्स की टाइमिंग्स रहेगी Wednesday 6 PM लाइव ऑन YouTube, 4 PM and 6 PM on Thursday and Saturday respectively. Then आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस Monday Tuesday रहेंगी at sharp 3 PM live on YouTube and at 5 PM live on YouTube on Friday. ठीक है, तो ये टाइम टेबल है, आप इसको देख लीजिए. बायोलॉजी की क्लासेस Wednesday, Friday and Saturday sharp at 3 PM live on YouTube आपको मिल जाएंगी. अब हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना काम करना है. क्या करना है कि genuinely, okay, and with positive attitude आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है. ये जितना भी है भाई, हमें थोड़ी ना पहाड़ बनाना है पूरा का पूरा. क्या लगता है कि ये सारी वीकली क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहाड़ बना लेंगे क्या? फिर नेक्स्ट वीक जो पढ़ा रहे हैं वो कब पढ़ेंगे? और ये जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इनकी प्रैक्टिस कब करेंगे भाई, बताओ ज़रा. तो हमें बिल्कुल जुडिशली क्लासेस को फॉलो करना है. जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके एक्सट्रैक्ट आउट करके नोट्स बनाने हैं. जो भी डीपीपी सॉल्व करवाई जा रही हैं आपको, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होती हैं. ठीक है, जो भी क्वेश्चन, जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन आता है वही उठा करके
हम DBPs में पुट कर लेते हैं ताकि आपकी एग्जैक्ट वही प्रैक्टिस हो पाए जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑल्सो एप्लीकेशन पार्ट कि कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया भाई कैसे अप्लाई होगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए बहुत ही बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपनी क्लासेस को फॉलो करना है। देखो दिस इज द रीज़न कि हमने ये लाइव क्लासेस फ्री ऑन यूट्यूब चैनल चलाई है ताकि यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम इन योर फ्री टाइम। देखो होता है कभी कभी हम नहीं रेगुलरली अटेंड कर पाते हैं, दैट मीन्स लाइव लेक्चर्स तो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, तो अब आपको सेम डे एक्सेस कर लेना है। जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर आप कर लेते हो इधर उधर, तो वी हैव टू कंसिडर कि हम जितनी भी क्लासेस हुई हैं सिंगल डे में वो सब हम अटेंड कर लें बिफोर दी डे एंड्स ऑफ कोर्स, ठीक है। पहाड़ नहीं बनाना है, याद रखना। अच्छा चलिए, so this was all about the briefing. Now with this same spirit and zeal, now we will be starting with the very first chapter of your chemistry, that is some basic concepts of chemistry, ठीक है। चलिए, so students, the first topic for today is importance of chemistry. See, अब ये जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें से मेनली क्या पढ़ना है, हमें न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री से मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें से भी चांसेस है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हम उन सेक्शंस को इस तरह से कवर करेंगे कि हम वहां पर ज़्यादा फोकस करें जहां पर से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, राइट। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या नहीं पता है? एवरीवेयर वी नो द एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, यस। एवरी सिंगल डे वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स। इनफैक्ट हमारे आसपास भी जितनी चीजें हैं ये सब केमिस्ट्री इन्वॉल्व करती हैं। द ऑक्सीजन दैट वी आर ब्रीदिंग क्या है? केमिकल कंपाउंड है, इजंट इट? यस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और इसकी फील्ड्स बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। जैसे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें, मेनी, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। वन ऑफ द ब्रांचेस इज मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप कोई भी ऐसा टैबलेट का पत्ता उठाकर देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जो बड़ा सा नाम लिखा होता है, एक तो कमर्शियल नेम होता है टैबलेट का, एक होता है बड़ा सा नाम जो कि केमिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है कि वो मेडिसिन किससे बनी है या उसमें क्या केमिकल कंपाउंड है। क्या है वो? केमिस्ट्री तो है, यस। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास दो मेडिसिन हैं। फर्स्ट इज सिस्प्लैटिन एंड सेकेंड वन इज टैक्सोल, ठीक है। सो सम ऑफ दीज ड्रग्स जैसे कि सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, ये इफेक्टिव है किसमें? कैंसर थेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में दे आर फाउंड इफेक्टिव। मतलब क्या कि ऐसे तो ड्रग्स बहुत सारी अभी तक इन्वेंट हो गई हैं, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिन्होंने पोटेंशियल शो किया है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो वन सच ड्रग इज सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। एंड नीट में ये क्वेश्चन आया है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं एंड क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं कि विच ऑफ दीज इज एन एंटी कैंसर कंपाउंड। तो आप देखो इस तरह से थ्योरी में से इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर? सिस्प्लैटिन, ओके। चलो, which are effective in cancer therapy. The drug AZT, azithromycin, is used for helping AIDS patients. So ऐसा अब in future possible है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई AZT किस तरह की ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है? So the answer is AIDS treatment, yes. So this is the type of questions जो कि extract out होते हैं theoretical portion में से, ठीक है। चलो, आई होप इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करने हैं। देखो चैप्टर में बहुत कुछ है, हमें मेनली फोकस किस चीज पर करना है जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। पढ़ना हमें सब कुछ है, सी हम 11th में है, तो ऑल्दो वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग, जितना भी गिवन है, जो भी स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, थियोरेटिकल होती हैं, वो हमारा बेस बनाती हैं फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो क्या हम मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, लेकिन वी हैव टू स्टडी, यस, मास क्या होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये क्या बनाएंगी? हमारा
न्यूमेरिकल सेक्शन का बेस बनाएंगी, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज मैटर फ्रॉम दिस चैप्टर. कुछ टर्म्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज मैटर? हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास. ओके, अब नीट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला कि भाई मैटर क्या होता है बता दो, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. ऐसा तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है. तो वही आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि चैप्टर में हमें ऑल्दो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ज्यादा उस चीज पर फोकस करना है जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है. क्लियर है? चलो. ओके, सो मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and second चीज has mass. ठीक है, यही पढ़ा है हमने मैटर के बारे में, और तो कुछ खास है नहीं. एग्जाम्पल्स हो गए, एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे हम, दिस पेन, दिस बोर्ड, एवरीथिंग. ओके, चलो नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट गाइस? स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सी, स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने फॉर्म्स हैं मैटर के? वी ऑल हैव बीन स्टडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यस, व्हाट आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यस, क्या डिफरेंस है तीनों में? What is the basic difference between these 3? तो हमें पता है कि इनके जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत अलग अलग होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉलिड बनाऊं, कोई भी सॉलिड ब्लॉक है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन करें हम तो किस तरह से होता है? ये सॉलिड कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हैं. जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में है. ठीक है. सेकेंड चीज, अगर लिक्विड का बनाए तो हाउ इट लुक्स लाइक? पार्टिकल्स आर फादर अवे फ्रॉम ईच अदर. कुछ मैग्नीट्यूड के स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होते हैं. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैस, तो वी ऑल नो दैट गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं. से अगर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो हमें देखने मिल रहा है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्टली प्लेस्ड है, लिक्विड्स में दूर दूर हैं, गैसेस में बहुत दूर दूर हैं. ठीक है, तो क्या है इन तीनों की प्रॉपर्टीज? अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो क्या ऑर्डर होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, या इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं, या इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं? दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, सो हियर अगर हम देखें तो इंटर पार्टिकल फोर्स मैक्सिमम है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में है. अब क्लोज एसोसिएशन में पार्टिकल्स कब होते हैं? जब उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. हम मैग्नेट लेते हैं, राइट, एंड व्हाट डू दे डू? एक दूसरे से चिपक जाते हैं. क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करते हैं. सिमिलरली यहां पर भी वही हो रहा है. अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं सॉलिड्स में, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, लिक्विड्स में उतने नहीं होते हैं, गैसेस में सबसे कम होते हैं, या हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल हैं. क्लियर है? ठीक है, ये हुई सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात. किन टर्म्स में? इंटर पार्टिकल फोर्सेस के टर्म्स में. अब सेकेंड आएगा इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस अब हमें देखकर ही समझ आ रहा है कि सबसे ज्यादा गैसेस में है, उससे कम लिक्विड्स में है, उससे कम या नेग्लिजिबल किस में है? सॉलिड्स में है. ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट बात आती है टेंडेंसी टू फ्लो. ओके, अब देखो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, गैसेस कैन फ्लो या लिक्विड्स कैन फ्लो. ये बहुत कॉमन बातें हैं, हमें बहुत ऑलरेडी पता है पहले से. ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म्स
जो कि हमें नए सीखने हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सी टेंडेंसी टू फ्लो क्या है, मतलब टू फ्लो इज टू बी फ्लूइड इन नेचर, राइट। अब कोई भी चीज कब फ्लो कर पाएगी, जब उसके स्पेसेस उसे अलाउ करेंगे। अगर स्पेस ही नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, राइट, उसमें बहुत सारे लोग भर दिए, तो आपको क्या लगता है कि एक एक पार्टिकल का मोशन इजी है? क्या एक पार्टिकल बहुत तेज दौड़ लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उतना स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है, राइट। और अगर उसमें से आधे लोग निकाल दिए तो आधे बचे। अब उस केस में क्या होगा कि काफी पहली वाली कंडीशन से ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इजीली मूव कर सकेंगे, एटलीस्ट इनिशियल कंडीशन से तो ज्यादा ईज में। नेक्स्ट, अगर से फॉर एग्जाम्पल और ज्यादा लोग हमने निकाल दिया और कुछ 2-3 ही बचे हैं पूरे रूम में, तो वो तो बहुत तेज भाग लेंगे भाई, है कि नहीं? होता है ऐसा या नहीं? तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि जितना स्पेस प्रेजेंट होगा उतना ईज होगा कि पार्टिकल्स मूव कर पाए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी मूवमेंट को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, राइट। फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स टू फ्लो। सॉलिड्स के केस में पॉसिबल नहीं है। कभी हमने नहीं देखा कि कोई बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, वो बह गया, कभी हमने देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स के केस में हमने ऐसा देखा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के केस में स्पेसेस भी तो हैं, भाई आधे लोग निकाल दिए, ठीक है। एंड नाउ कम्स गैसेस। तो गैसेस के केस में क्या होता है कि दे आर हाईली फ्लूइड, उनकी फ्लूइडिटी तो बहुत ज्यादा। व्हाई? बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इतनी चीजें रही स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है गाइस, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम कैसे जानेंगे? मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया है? सी, it is broadly divided into 2 categories: pure substances and mixtures. ठीक है, अब देखो नाम से ही हमें समझ आ रहा है, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसकी प्योरिटी 100% है, उसमें कोई मिलावट वाला काम नहीं है। एंड वही बात मिक्सचर्स की करें तो मिक्सचर्स क्या है? हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स कर दी, अब वो फिक्स प्रोपोर्शन में है या फिर ऐसे ही कुछ भी मेजरमेंट्स, बिना किसी मेजरमेंट्स के हमने एक मिक्सचर बना दिया, तो उसमें भी फर्दर टाइप्स होंगे। When we come to pure substances guys, तो क्या होता है कि pure substances are further divided as elements and compounds. ओके, एंड मिक्सचर्स की जब हम बात करते हैं तो मिक्सचर्स आर डिवाइडेड एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है, यहां पर हम एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम डिविजन देख लें कि मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में भी क्या क्या आता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड मिक्सचर्स में क्या आएगा? होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है, अब चलो एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या समझ में आता है? सबसे पहले किस चीज की पिक्चर बनती है हमारे दिमाग में? एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो पिक्चर क्लिक होनी चाहिए वो है हमारे पीरियोडिक टेबल की, कि वी हैव इन टोटल 118 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये बताना क्या जा रहे हैं? एलिमेंट्स को प्योर सब्सटेंसेस में क्यों डाला है? तो सी गाइस, जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, किसी भी एक एलिमेंट को पिक कर लो। गोल्ड, गोल्ड ले लिया, गोल्ड एलिमेंट है ना, AU सिंबल है, यस।
तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक गोल्ड ब्लॉक लिया है तो इसमें जो एटम्स होंगे आपको नहीं लगता वो प्योरली गोल्ड के होंगे? भाई हम मिलावट का काम थोड़ी कर रहे हैं, यहां तो हमने गोल्ड एलिमेंट उठाया एंड उसका एटॉमिक व्यू हमने ले लिया। तो क्या पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सेम टाइप के प्रेजेंट हैं। क्या बोला मैंने? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सेम टाइप के प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ गोल्ड है, यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ कॉपर आ गया, नहीं, एक्सक्लूसिवली गोल्ड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एलिमेंट्स हैं तो इनके केस में हम एटम्स बोल लेंगे प्रेफरेबली, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। किस तरह से डिफाइन करते हैं? एलिमेंट्स contain same type of constituent particles. ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लो, सोडियम हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स। क्या बोला है? एलिमेंट्स कंटेन सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब अगर कंपाउंड्स पे आ जाएं तो कंपाउंड्स में क्या होता है? लेट अस चेक आउट। अगर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा है? पढ़ते आए हैं बहुत छोटे पर से, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड। क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों है वो कंपाउंड? एलिमेंट क्यों नहीं है? मिक्सचर क्यों नहीं है? चेक करते हैं, चलो। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, जिसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? HOH, राइट। अब अगर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो क्या समझ आता है? अगर हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो हमें देखने मिलते हैं दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दैट व्हाट इज द इन्फरेंस? क्या कंक्लूजन निकला? एलिमेंट्स से कैसे डिफर करते हैं कंपाउंड्स? कि कंपाउंड्स में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन अगेन एक एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स कर क्या रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं टू गिव अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, टू गिव अ कंपाउंड। अब अगर यहां पर बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो इसमें हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट हैं सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का सिंगल एटम प्रेजेंट है, राइट। तो क्या रेशियो हो गई? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की क्या रेशियो हो गई? 2:1, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो। तो ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड एज एन आप कोई भी वाटर सैंपल ले ले, आपको वाटर मॉलिक्यूल का जो रेशियो मिलेगा ऑफ इट्स एलिमेंट्स वो यही मिलने वाला है, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे वेल वाटर ले लो, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, एनी वाटर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कंपाउंड्स। अच्छा, एक बहुत स्पेशल चीज होती है इनके बारे में, कंपाउंड्स जब बनते हैं ना तो पॉसिबल है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, लेकिन अगर उनकी रेशियो हमने चेंज कर दी स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड लिया है वाटर, सिमिलरली एक और कंपाउंड ले लेते हैं जैसे H2O2। क्या है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है फेमस एग्जाम्पल। तो इसमें अगर हम रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 1:1 रेशियो में।
क्या रेशियो है? 1:1 रेशियो, 2 स्पीशीज हाइड्रोजन की, 2 स्पीशीज ऑक्सीजन की, तो क्या मिल रहा है हमें? 1:1 रेशियो। लेकिन आप देखो कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड ही बदल जा रहा है। अब ये वाटर थोड़ी है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, अ केमिकल कंपाउंड विद टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड्स दैट 2 or more elements combine together in the fixed ratio to give a compound. क्लियर है? आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है मिक्सचर्स एंड इसके टाइप्स। सी, मिक्सचर्स को कैसे क्लासिफाई किया था? एज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो जब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की बात आती है, इनिशियली हमें समझना है कि मिक्सचर्स होते क्या है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, राइट? प्योर सब्सटेंसेस में प्योरिटी की बात करी थी हमने कि जो भी कॉम्पोजिशन है मैटर का, जो भी कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और अगर डिफरेंट भी हैं तो वो फिक्स्ड रेशियो में है, राइट? ठीक है। अच्छा, यहां पर जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि 2 or more प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ मिक्सचर। मतलब यहां पर मिक्सचर किससे बन रहा है? जो अभी प्योर सब्सटेंसेस पड़े थे वही कंबाइन कर रहे हैं और मिक्सचर दे रहे हैं। क्लियर है? यस। सो हाउ कैन वी डिफाइन मिक्सचर्स? एज 2 or more pure substances combine in fixed or variable ratio to give a mixture. ठीक है, इसको पढ़कर हमें क्या समझ आ रहा है कि एक मिक्सचर में कुछ नहीं होता है, प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं। जो एक प्योर सब्सटेंस डाल दिया, दूसरा प्योर सब्सटेंस डाल दिया, तीसरा प्योर सब्सटेंस डाल दिया और बन गया भाई मिक्सचर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर 2 डिविजन्स हैं, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। ठीक है, when we talk about homogeneous तो क्या मतलब निकल कर आता है? हमने पढ़ा है होमो मतलब क्या होता है? सेम। एंड हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो अगर सेम टाइप के, what does this mean? homogeneous means सेम, मतलब क्या है? सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। क्या बात कर रहे हैं? सेम क्या? सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। से फॉर एग्जाम्पल हमने एक टम्बलर लिया है, टम्बलर इज बीकर लिया है, उसमें पानी डाल दिया है, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया? उसमें कलर डाल दिया है, ब्लू कलर डाल दिया है, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो हमारा टम्बलर था वो ब्लू हो जाएगा, राइट? जितना भी वाटर उसमें प्रेजेंट है, सोल्यूशन प्रेजेंट है, पूरा ब्लू हो जाएगा। इससे हमें क्या कंक्लूजन समझ में आता है कि अगर हम ऊपर से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकालें, जो भी हमारा सोल्यूशन बना है उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ऊपर से निकालें और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट नीचे से निकालें, और फिर जब हम उनकी कॉम्पोजिशन स्टडी करें तो हमें देखने मिलता है कि इट इज सेम। सिमिलरली अगर आप से फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? वाटर लेते हैं और उसी में वी पुट NaCl या एनी सॉल्ट ऑफ आवर चॉइस। फिर
एक्सट्रैक्ट आप कहीं से भी निकालो आपको सेम कॉम्पोजिशन ही देखने मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जितना भी जो भी इट इज कंपोज्ड ऑफ, वो हमें थ्रू आउट सेम मिलने वाला है। सेकेंड चीज, हेट्रोजीनियस समझने के लिए आप क्या करो, एक टम्बलर लो, उसमें पानी डाल दो, उसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स डाल दो, ठीक है, सॉल्ट डाल दो, राइट, और हो सके तो थोड़ा सा चॉक पाउडर भी डाल दो, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा एक मिक्सचर तो है, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन कैसे है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन है या डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। अब अगर आप इस पूरे सोल्यूशन को मिक्स करें, ठीक है, तो आपको क्या देखने मिलेगा कि अगर आप ऊपर से एक्सट्रैक्ट आउट करते हो ना सोल्यूशन, तो आपको सेम कॉम्पोजिशन नहीं मिलने वाली जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वाटर है, चॉक पाउडर है, सॉल्ट है, उसकी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम नीचे से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो सिंस सैंड पार्टिकल्स हेवियर होते हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे, एंड सेटल डाउन कर जाने की वजह से हमें नीचे का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें सैंड पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे। तो आपने देखा ना कि कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, वेरिएबल है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? ओके guys, so this is all about the mixtures, homogeneous and heterogeneous. Now what we have to study next is physical and chemical properties. Next topic जो है वो है physical and chemical properties. So let us check out properties of matter and their measurement. इसमें हम देखेंगे physical properties and chemical properties. Now see, physical properties क्या होते हैं? जो भी हमें कंपाउंड के बारे में उसको देखकर उसके नेचर के बारे में पता चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है, हमने सॉल्ट ले लिया है, अब उसको देखकर भाई हमें क्या पता चल रहा है कि वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, ब्लू कलर का है, ठीक है, जो भी कलर है उसका, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसका नेचर कैसा है, ठीक है। ओडर, अगर हम उसे स्मेल करेंगे तो क्या उसमें से किसी तरह का पंजेंट ओडर निकल कर आ रहा है, कैन ही सेंस एनी सॉर्ट ऑफ ओडर, तो ओडर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, व्हाट आर ऑल दीज? इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। और सेकेंड चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने हमेशा से पढ़ा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो न्यू सब्सटेंस तभी बन पाएगा जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। न्यू सब्सटेंस केवल और केवल स्टूडेंट्स तभी बन पाएगा जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। व्हेन दे कंबाइन, राइट, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे गिव अस वाटर। तो उनका कॉम्बिनेशन हुआ ना, रिएक्शन हुआ ना उनके बीच में, तभी तो हमें वाटर मिला है, वरना इंडिविजुअली तो वो कुछ अलग ही थे, अलग ही प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहे थे। तो जब भी केमिकल नेचर की हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो कब पता चलता है कि वो रिएक्शंस क्या शो कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो उसमें उसके रिएक्शंस आ जाते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, बेसिस एंड व्हाट नॉट। क्यों स्टडी कर रहे हैं? कि जरा समझ में तो आए कि किस तरह का कंपाउंड है, क्या रिएक्शन शो कर रहा है, वही डिफाइन करेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हर कंपाउंड की अगर केमिकल प्रॉपर्टी जाननी है तो भाई उसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कितने सारे कंपाउंड्स है यार, किसका रिएक्शन करवाते फिरेंगे हम, राइट। तो इसीलिए इजी होता है कि हम केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लें। Yes, the measurement or observation of chemical properties requires a chemical change to occur. Therefore, it is always preferable to measure the physical properties of any substance. ठीक है, चलो अब समझते हैं। Measurement of physical properties किन terms में होगी? Let us check out. So, the first one is the International System of Units. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या मास है। अब मास निकालने के लिए उसको केमिकली रिएक्ट थोड़ी करवाना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हम सिंपली इजीली मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम मास मेजर कर रहे हैं तो जरूरी चीज ये है कि से फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज ली है, उसका मास मेजर कर लिया है और बोल रहे हैं 25,
तो भाई 25 क्या, राइट? अगर कोई भी टम्बलर लिया है, उसमें कुछ पानी या कोई भी सोल्यूशन फिल्ड है, तो कितना फिल्ड है भाई, कुछ वैल्यू तो बताओ। तो सामने वाला बोलता है कि 10। अब 10 क्या भाई, कुछ तो बताओ, कुछ रेफरेंस तो बताओ। तो हाउ कैन वी इन्फर दैट कि है क्या? दैट कैन बी स्टडीड यूजिंग दीज यूनिट्स टर्म्ड एज SI यूनिट्स, ठीक है? तो SI यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। अब किसी भी सब्सटेंस की लेंथ तो हम मेजर कर सकते हैं ना, लेकिन किसमें मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है मीटर्स। अब लेंथ आप बोलोगे हमने सेंटीमीटर्स में भी मेजर करी है, किलोमीटर्स में भी मेजर करी है, राइट? तो क्या ऐसा क्या है मीटर में, ऐसा क्या है, यही क्यों? तो बेटा एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लेकर चलते हैं जो कि थ्रू आउट द ग्लोब यूज होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होता है टू मेजर लेंथ, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट? मीटर। सिंबल इज स्मॉल m। सिंबल का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे जब भी हम यूनिट्स लिख रहे हैं ना, ऐसे फॉर एग्जांपल 20 मीटर्स, तो ये कैपिटल लिख दिया भाई, गलत हो जाएगा। मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल M, ठीक है? तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द SI यूनिट्स आल्सो। नाउ मास मेजर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है kg, ठीक है? सिमिलरली टाइम जब हम मेजर करते हैं तो वी मेजर इट इन सेकेंड्स, ओके? इलेक्ट्रिक करंट जब भी मेजर करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पियर एंड डिनोशन इज कैपिटल A, राइट? फर्दर if we see thermodynamic temperature or simply temperature, so the symbol is capital T and unit is Kelvin. Why? Because name of the SI unit is Kelvin. आप बोलोगे हम तो टेम्परेचर फ़ारेनहीट में मेजर करते आए हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते आए हैं, लेकिन ठीक है ये भी है यूनिट्स, मना नहीं कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है गाइस वो है केल्विन, ठीक है? तो केल्विन में हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। इससे बहुत डरते हैं सब लोग, बट इस चैप्टर के खत्म होने के बाद कोई भी नहीं डरने वाला है, ठीक है? फॉर श्योर, आई गारंटी यू दैट। ओके, नाउ luminous इंटेंसिटी, कैंडेला, ठीक है? तो दीज आर सर्टेन units of the physical quantities. तो इसको देख लो, then we'll move on. Next है prefixes used in the SI system. जो भी SI systems हम use कर रहे हैं उनमें किस तरह के prefix use होते हैं? तो see, check it out. अगर meters की बात करें, फेम्टोमीटर, प्रीफिक्स मतलब जो भी SI सिस्टम है, SI यूनिट्स हमने स्टडी किए हैं उसके पहले आने वाला, प्री मीन्स पहले आने वाला, फेम्टो है। 1 नैनोमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर्स। सिमिलरली फेम्टो, ओके, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर्स। पिको, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर्स, लाइक दैट। क्लियर है? तो ये इस तरह के कुछ यूनिट्स हैं जो कि यूज होते हैं समटाइम्स कैलकुलेशन में, वो आपको मैं देन एंड देयर ही बता दूंगी, बट एक बार देख लेना बेहतर होता है। चलिए, अब आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखो, अब भाई हम इंसान हैं और हम यूज भी इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं जो कि पता नहीं कैलिब्रेटेड हैं या नहीं कैलिब्रेटेड हैं, ओके? एंड गाइज, ये जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, इट इज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। एक, अब जरूरी नहीं है कि हर साल ही पूछा जाए, लेकिन कभी कभार इसको पूछ लेते हैं, तो भाई हम वो 4 मार्क्स भी क्यों खोएं, राइट? पढ़ लेते हैं, इजी है और कुछ नहीं है इसमें, बस हमें रूल्स लर्न करने होते हैं। रहा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की बात करें, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना है और हमें एक और चीज पढ़नी है जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ईजी होता है एंड इट कैन ईजिली मेक यू अर्न मार्क्स, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं पॉसिबल है कि वो फॉल्टी हो सकता है ना, या फिर हमने ही कभी मेजरमेंट में गड़बड़ कर दी, राइट? कभी कभी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है साइड का, तो हम गलत मेजरमेंट ले लेते हैं, पॉइंट जस्ट विच डिफर्स बाय अ पॉइंट, राइट? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्यों ना हम एक रेंज कंसिडर करें, राइट? तो
बस वही ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर अनसर्टेनिटी है हमारी मेजरमेंट में, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ ऊपर नीचे है, तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज डन बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। चलो, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, हमने बहुत मैथ्स में अगर कभी पढ़ा हो तो पढ़ा होगा जरूर आपने, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं इसको। ओके, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एज इन, देखो इधर n इंटू 10 टू द पावर n। तो ये जो टू द पावर n है ना, ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस्ड कर देना इज नथिंग बट साइंटिफिक नोटेशन। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई इतने बड़े क्लास में आ गए हैं, नीट का पेपर देने जाने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, तो भाई ऐसे इजी क्वेश्चंस थोड़ी आ जाएंगे, थोड़े तो डिफिकल्ट आएंगे, थोड़े तो कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या यूज होता है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, से एक झलक देख लो। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नंबर है, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा नंबर है, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7। देखने में भी अच्छा लग रहा है, छोटा भी लग रहा है, और इतनी जीरोस कौन बनाए भाई, कौन इतनी मेहनत करे, राइट। तो देखो अब आप इतने बड़े नंबर को क्या कर दिया, इतना सा कर दिया, इतना सा कर दिया, तो क्या हो गया, एडवांटेज हो गया ना, कैलकुलेशन इजी हो गया। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन, तो फिर उस टाइम पर हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टडी साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें समझ में आ गया कि इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है उसका। से फॉर एग्जाम्पल ये n इज स्टैंडिंग फॉर अ होल नंबर वैल्यू। अब जरूरी नहीं है होल नंबर, और डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। एंड 10 टू द पावर n, 10 टू द पावर 7, व्हाट इज दिस, n रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट द पावर। ठीक है, चलो ओके, नाउ लेट अस कम टू सॉल्विंग, या मतलब किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे विद द साइंटिफिक नोटेशन। कुछ ट्रिक्स हैं और बहुत इजी हैं, आपको जल्दी से बन जाएगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेट अस चेक आउट। सी 0.000032। ओके, अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो व्हाट विल वी डू, सी we can write it as 3.2 into 10 to the power something। ओके, अब वो समथिंग क्या होगा वो हम देखेंगे। अब ये जो पावर है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, कैसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो हम समझते हैं। सी चेक आउट, डेसिमल पॉइंट किस तरफ है गाइस, यहां पर है, और हम उसको कहां ले जा रहे हैं, डायरेक्ट यहां ले जा रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट क्या करी हमने, लेफ्ट से राइट की तरफ करी। क्या की, लेफ्ट से राइट की तरफ करी। ओके, कितने प्लेसेस मूव किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट करें, तो जो हमारा पावर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। एंड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता जाता है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब -1 ऐड होता जा रहा है, -1 लाइक दैट। ठीक है, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाउ मेनी प्लेसेस हैव वी मूव्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 टू द पावर -6। तो अब ये नंबर हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है भाई, है ना। Similarly, say for example, ये एक हमारा नंबर है, ठीक है, इसको अगर हमें इजीली एक्सप्रेस करना है तो हाउ विल वी डू दैट। सी, यहां पर तो हमें कोई डेसिमल पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो भाई कैसे कंसिडर करें डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट, अरे भाई यहां लगा लो ना, 0.00 एक ही बात है। ठीक है, अब इसको अगर कुछ समझने वाले फॉर्मेट में करना है तो क्या करेंगे,
डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट करेंगे, कहाँ लाना है, यहाँ लाना है ना। 5.0 कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो सी 1 2 3 4 5 एंड 6 कितनी प्लेसेस मूव किया है, 6 प्लेसेस मूव किया है। सो आवर आंसर विल बी 5 into 10 to the power +6 या -6। क्या किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव किया है। अब क्या लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारी पावर कैसी आएगी गाइस, पॉजिटिव आएगी। तो हाउ मच विल इट बी, +6। इस तरह से हम अपने कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये जो मैंने फॉर्मेट बताया इसको एक बॉक्स में लिख लो हाईलाइट करके कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं, अभी आपको ये लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसके साथ हैंडी हो जाओगे तो डायरेक्टली आप कर लोगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव, एंड राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिमिलरली इसी पर बेस्ड। सी चेक इट आउट हियर। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इस तरह के हमारे पास नंबर्स हैं, तो अब क्या करना है, ये रहा डेसिमल पॉइंट, इसको यहाँ ले आएंगे, से फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ लाना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.63 इंटू 10 to the power समथिंग होगा। अब वो समथिंग क्या होगा पता लगा लेते हैं। डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जब लेकर आते हैं तो क्या होता है, पावर नेगेटिव में आती है। नेगेटिव में आएगी तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इंटू 10 to the power -5, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन। यहाँ पर भाई अब ये अलग अतरंगी सा नंबर आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करो बैठकर, तो क्या कर लेंगे, डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करके लाना है, यहाँ पर मूव करके लाना है। तो व्हाट आर वी डूइंग, राइट से लेफ्ट की मूवमेंट है तो पावर कैसा आएगा, पॉजिटिव। So it will be 9.862533 into 10 to the power how much, into 10 to the power how much guys, कितनी places move किया है, 1 2 3 4, ठीक है, into 10 to the power 4, easy, ठीक है। तो this is all about the scientific notation, कुछ नहीं है इसमें, जरा सा था, और देखो हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है, ठीक है। चलो अब लेट अस मूव ऑन टू द ऑपरेशंस जो हमें करने हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड देयर ऑपरेशंस में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन सीखना है, ठीक है। चलो लेट अस चेक आउट। सबसे पहले सीखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत ईजी है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। चलो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि पावर्स हम सेम कर दें, राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ये क्राइटेरिया है। तो चलो देखो, ओके गाइस, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और अभी हमें इनका क्या करना है, एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम है, कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना होता है, पावर्स उनकी सेम करनी होती है, ठीक है। तो लेट अस चेक आउट, क्या करेंगे, सी 13.62 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड 4.32 इंटू 10 टू द पावर -6। हम देख रहे हैं कि दोनों में पावर्स डिफरेंट है, तो सबसे पहले क्या कर लें, जो भी हमारे पावर्स हैं उनको हम सेम कर लें, राइट। तो सेम कैसे करेंगे हमने सीखा है, लेट अस चेक आउट। या तो इसको -6 कर लें या तो उसको क्या कर लें, -5 कर लें, जो भी इजी लगे।
तो सी 13.62 इंटू 10 टू दी पावर -5, इसको एज इट इज रहने देते हैं एंड यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको -5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। अब -5 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा, और +1 कब होता है, जब हम लेफ्ट से राइट डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं, राइट। सॉरी, +1 कब होता है, जब हम राइट से लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। तो सी यहां पर हमारा डेसिमल पॉइंट है एंड अगर हमने इसको यहां मूव कर दिया तो पावर हो जाएगी +1, सो व्हाट विल वी गेट, +0.432 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये हमारी पावर क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। अब सिंस पावर सेम है तो उसको क्या कर लेना है, एज इट इज लिख देना है, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे पावर में, एज इट इज लिख देंगे एंड ये जो हमारी n की वैल्यू है इसको ऐड कर देंगे। तो व्हाट विल हैपन, 13.62 प्लस 0.432, सो वी गेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, carry on 1, 14.052. ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट फाइनली एज आवर आंसर। तो हमने सिंपली क्या किया, पावर को सेम कर लिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी ओके। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज, पावर्स को सेम कर ले, या तो इसको 8 कर लो या तो उसको 7 कर लो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल इसको 7 करना है या उसको 8 करना है, जो भी आपकी चॉइस है। तो अगर इसको 7 करना होगा 10 टू दी पावर 7, तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा इसमें, 10 टू दी पावर 8 -1, और -1 कब होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज 328.4 इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक है, यस। एंड ये तो इन पावर्स ऑफ 7 है ही, 0.0056 इंटू 10 टू दी पावर 7। चलो देख लो, पावर क्या करना है, एज इट इज लिख देना है 10 टू दी पावर 7 एंड ये जो भी वैल्यूज हैं इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 328.4 एंड 0.0056, 6504.328, ठीक है। तो क्या हो गया, 328.4056 is our final answer. ओके, ठीक है, चल जाएगा। नाउ एक चीज और देख लो ध्यान से कि जैसे 328 है और हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करें कि इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ ले आए। तो व्हाट कैन वी डू नाउ, 3.284056 इनटू 10 टू दी पावर, जब हम यहाँ ले आए डेसिमल पॉइंट को, तो क्या किया हमने, राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करी है एंड राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूवमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, राइट। तो कितना मूव किया है, 2 प्लेसेस मूव किया है, तो 7 + 2 हो जाएगा, सो इट विल गिव अस 10 टू दी पावर 9। सो द फाइनल आंसर इज 3.284056 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्लियर है? This is how we operate in scientific figures, sorry, in scientific notation, ठीक है। चलो अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन सीखना चाहते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन।
कुछ नहीं करना है इसमें हमें पावर्स सेम करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एग्जांपल से सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन है 2.32 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करना है, n की वैल्यूज उठानी है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, n की वैल्यूज को उठाएंगे एंड इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी 2.32 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 कैरी ऑन 1, 5 3 ज़ा 15 16, 5 2 ज़ा 10 11, ठीक है। एंड ये पूरा क्या हो जाएगा 0 0 0। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है 1160। एंड हाउ मेनी डेसिमल्स वी हैव, 3 and 1, सॉरी 2 and 1 3, सो 1 2 and 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है 1.16 इंटू 10 टू दी पावर्स में क्या होगा, पावर्स आर एडेड। जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इट विल बी 4 + 2 दैट इज 6। सो आवर आंसर विल बी 1.16 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक है। क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो सिमिलरली। multiplied by 5 into 10 to the power -3, ठीक है। चलो n की वैल्यूज को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। क्या हो जाएगा 7.41 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2 5 7 ज़ा 35, 36 37, 37.05, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट्स का, सॉरी नोटेशन का क्या होगा, पावर्स का। पावर्स आर एडेड, -2 -3, -2 प्लस -3 क्या हो जाएगा, -2 -3 इट विल गिव अस -5। सो द फाइनल आंसर बिकम्स 37.05 इंटू 10 टू द पावर -5। क्लियर है, इजी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन बहुत इजी है, डिवीजन में कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार डिवीजन देख लेते हैं। सी से फॉर एग्जांपल 4.2 इंटू 10 टू द पावर -8 गिवन है। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बाय डिवाइड करना है बाय 7 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, इससे डिवाइड करना है। कैसे प्रोसीड करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। 4.2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ऐसे लिख लिया। अब काटा पीटी करो अपनी, तो व्हाट विल हैपन, इसको अगर आप हटा लो तो क्या हो जाएगा, नीचे इंटू 10 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। अब पावर्स को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्लियरली लिख लो अभी 10 टू द पावर -8 अपॉन 10 टू द पावर -5 है, और यहाँ पर 10 टू द पावर नथिंग मतलब 1, राइट। तो -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। -5 + 1 मिल के बस -4। अब ये जो हमारा पावर आया है क्या है, फाइनली क्या बन सकता है, ये 6 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 10 टू द पावर -4। नेगेटिव में पावर है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो व्हाट विल हैपन, इट टर्न्स टू बी पॉजिटिव। सो इट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -4 का क्या हो जाएगा गाइस, +4, ठीक है। फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर -8 + 4 विल गिव अस व्हाट, -4, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर।
चलिए, आई होप दिस मच इज क्लियर. अब कुछ और फर्दर क्वेश्चंस कर लेते हैं. सी, अगर डिवीजन करना है तो क्या मिल सकता है हमें? सॉरी, इसको काट देना. वन मोर एग्जाम्पल फॉर डिवीजन. 525 into 10 to the power 8 upon 5 into 10 to the power how much? say 7. ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है. तो कैसे कर लेंगे? विल बी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. ओके, 1.05 into 10 to the power 8 है, एंड ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7. So 8 minus 7 will give us nothing but 1. So it is 10.05 into 10 to the power 1. इसको और कैसे लिख सकते हो? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब क्या हो जाएगा? 1. फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी, 1.05 into 10 will give us nothing but 10.5. Okay. So this can be our answer. I hope this much is clear to all of you. Now let us move on. Okay students, अब पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट से क्या समझ आता है? जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट? तो significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus 1 which is estimated or uncertain. ठीक है, तो इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद we'll move on to the problems. See, rule number 1 is all the non-zero digits are significant. क्या बोला जा रहा है? जितने भी non-zero digits हैं they are significant. For example, in 285 centimeters कोई भी ऐसा डिजिट है जो हमें जीरो दिख रहा है? कहीं पर भी नहीं. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स या कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? 1, 2 and 3. ठीक है, हाउ मेनी? 3. ओके, नाउ देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या रीजन? क्योंकि भाई ये जो जीरो है ये तो जीरो ही है, और बोला क्या? ऑन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे माने जाएंगे, बट यहाँ पर जीरो है, इसको नहीं माना जाएगा. तो कितने हो गए हमारे पास? जस्ट 2 इसमें. अब रूल नंबर 1 पे ही बेस्ड हम और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल 729500, ये हमारे पास एक नंबर है. तो इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है? जितने भी नॉन जीरो है. जितने भी क्या है गाइस? नॉन जीरो है. तो नॉन जीरो हमें कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3 and 4. तो इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. क्लियर है? नाउ रूल नंबर 2 क्या कहता है? जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 0.0032, ये ऐसा नंबर है, तो इसमें जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पूरे नंबर में हमारा फर्स्ट पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है गाइस? 3 है, राइट? तो अब इसके पहले जितने भी जीरोस हैं, सॉरी, इसके पहले जितने भी जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये नहीं माने जाएंगे, राइट? तो इसके पहले कितने जीरोस हैं? 1, 2, 3, एक भी नहीं मानेंगे. केवल इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, राइट? तो zeros preceding to the first non-zero digit are not significant. Such zeros indicate the position of decimal point. ये केवल और केवल क्या बताते हैं कि decimal point भाई कहाँ पर है. ठीक है, अब थर्ड रूल ये कहता है कि zeros between 2 non-zero digits are significant. जो 2 non-zero digits हैं उनके बीच में अगर zeros हैं तो वो हम significant मानेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2002 साल चल रहा है, 2002. ठीक है, अब बताए
इसमें बताएं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कैसे बताएंगे? 1, 2, 3 एंड 4। अब आप बोलो कि भाई जीरोस तो नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट, अभी तो हमने रूल नंबर 1 में यही पढ़ा था। लेकिन क्या बोला है रूल नंबर 3 ने कि जीरोस अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है तो हम इन्हें क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है, तो एज पर दिस रूल हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू वी हैव? 4। क्लियर है? चल 10 एक और एग्जांपल इन्होंने दे दिया भाई 2.005। अब देखो स्टार्टिंग में भी एक नॉन जीरो नंबर, एंडिंग में भी एक नॉन जीरो नंबर, तो ये जो दो हमारे जीरोस हैं ये क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए भाई, इनको वैल्यू मिल गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस मिल गई। तो 2.005 में हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये जीरोस हम गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आजू बाजू कौन खड़ा है इनको सपोर्ट देने के लिए कि भाई इनको भी मानो सिग्निफिकेंट। कौन है? दो नॉन जीरो नंबर्स हैं। क्लियर है? चल अब नेक्स्ट रूल समझते हैं, और ये रूल बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे। बहुत इजी। सी, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्या बोला है? जीरोस अगर नंबर के एंड में है या राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। कब? सी, प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। हाउ? अब देखो दो चीजें यहां से अराइज होती हैं। आप बोलो कि 96500 अगर हमने लिया है मैम, तो आपने तो बोला था कि ये जो दो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं ही नहीं। Zeros at the end or right of a number are significant provided that they are on the right side of a decimal point। भाई ये अब यहाँ पर decimal point है किंग, जो कि डिसाइड कर रहा है कि जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख दूं 96.500, तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में ये जो जीरोस है ऑन द राइट साइड है। ठीक है, राइट पावरफुल साइड होता है ना, हम लोग राइटी हैं, कुछ लोग लेफ्टी भी होंगे भाई, बुरा मत मानना। लेकिन जस्ट इन जनरलाइजेशन अगर हम बात करें तो अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरोस होते हैं और उनके पहले एक नॉन जीरो नंबर भी है, दोनों क्यूमुलेटिव चीज है, तो क्या हो जाता है कि ये जो दो जीरोस हैं ये कैसे हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो इन टोटल अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.200 ग्राम्स हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले जीरोस को हमने गिना है, उसको तो बेचारे को नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। नाउ but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point। लेकिन वही वाली बात कि अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये जो टर्मिनल जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, चलो ओके। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला है कि 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर बट 100 पॉइंट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि डेसिमल आ गया ना और एक नॉन जीरो नंबर आ गया। नॉन जीरो नंबर के बाद में जितने भी जीरोस हैं वो सब हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है। डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है। सिमिलरली अगर ये वाला नंबर ले लिया 100.0, तो आप देखो यहाँ पर कि नॉन जीरो नंबर तो है, तो ये वाले जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हो गए, साथ में ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है। ठीक है, सो सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज 1 into 10 to the power 2। ठीक है, तो इस पूरे नंबर में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू वी हैव? जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इन 1.0 into 10 to the power 2 we have 2 significant figures। देखो ये 1.0 नॉन जीरो नंबर है ना, और इसके जस्ट बाद में एक क्या है? जीरो है, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल। तो इसमें कितने हो गए? 2 significant figures like that। ठीक है, चलो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी भी नंबर की काउंटिंग करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 2 balls,
और 20 eggs, they have infinite significant figures. क्यों इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होता है? क्योंकि जैसे बोल रहे हैं 2 balls, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.0, एक ही बात हुई. फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.00, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.00000000. हमारी मर्जी भाई, उसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा. ठीक है, तो सिंस ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड में हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं और ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी. इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को काउंट करते हैं ना, किसी भी क्वांटिटी को काउंट करते हैं, तो क्या होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज ट्रेलिंग जीरोस, जिसकी सीमा नहीं है, मतलब जिसकी कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि कितने आ सकते हैं, कितने भी लगा लो आप. जो मीनिंग है 2.0 वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, इट विल बी सेम एज 2 की वही मीनिंग होगी 2.00 की जो होती है. ठीक है, लाइक दैट. ठीक है, चलो अब इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जो नंबर्स हैं, n की वैल्यू बोली जा रही है, पावर नहीं. नंबर्स दैट आर रिटन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, से फॉर एग्जांपल 4.01, तो सारे ही नंबर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं. इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. एग्जांपल 4.01 हैज हाउ मेनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर 8.256 into 10 to the power -3 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या क्यों हो जाता है ऐसा? आप बोलो कि मैम ये पावर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो भाई इसको जरा खोलो. जैसे फॉर एग्जांपल 4.01 है, इंटू 10 to the power 2 लिखा है ना, बोला जा रहा है कि ये जो n होते हैं इसमें सारे ही डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं. क्यों होते हैं? जब हम इसको फर्दर खोलते हैं तो गाइज व्हाट डू वी गेट? 401 इंटू 10 to the power 2 अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है? 401 मिल रहा है. और बिकॉज ऑफ दिस, अब काउंट करो आप इसमें, ये एक नॉन जीरो नंबर है, ये एक नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है. कितने आ गए बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 3 ही तो है यहाँ पर. ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देखो 8.256 इंटू 10 to the power -3, 8.256 इंटू 10 to the power -3 है. इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? (8.256) इंटू 10 to the power -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8.256 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, मतलब डिवाइडेड बाय व्हाट? 10 to the power 3. तो ये क्या हो जाएगा? 8.256 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, और फिर ये डेसिमल पॉइंट फर्दर शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो ये हमें मिल जाएगा 0.0008256. यही होगा. एक मिनट, डेसिमल पॉइंट यहाँ था, डिवाइडेड बाय 1000 किया, मतलब 1, 2 and 3. ओके, वी गेट 0.008256. अब आप खुद ही काउंट करिए कि डेसिमल पॉइंट के राइट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जस्ट 4. क्यों? क्योंकि इसके इन दो जीरोस को अगर सिग्निफिकेंट होना था तो पहले एक नॉन जीरो नंबर का होना जरूरी था, जो कि है नहीं यहाँ पर. Therefore we say कि ये जो भी हमारे जितने भी नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट. क्योंकि जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना फर्दर, जैसे कि अभी हमने करके देखा, तब जो रिजल्ट आता है उसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही निकलते हैं. दैट इज व्हाई. ओके गाइज, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो नाउ सी, अब हम इसी के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. आपको बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो लेट अस चेक आउट. सी,
चलिए, ये कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, इनमें हम चेकआउट करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0.2513, ये तो 0 हो गया एंड दैट टू डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो ये तो माना नहीं जाएगा। बाकी सारे नंबर्स नॉन जीरो हैं, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हो जाएंगे? जस्ट 4। वाई? बिकॉज ये नंबर्स डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, राइट साइड में उसके अगर होते तो सिग्निफिकेंट होते। तो ये फाइनली क्या बन जाता है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? चलो, इसमें कितने हो जाएंगे? अगेन 4। अरे क्या बात है, 3 चौके, हैट्रिक हो गई क्या? ओके, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? जस्ट 7 अगर मान के चलें, तो बाकी ये जो जीरोस हैं ये ऑल्दो हैं तो नॉन जीरो नंबर के बाद में, लेकिन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे यार, मुझे तो लगा एक ओवर में पड़ ही जाएंगे 6 चौके, बट चलो एनीवेज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 एंड 6। पूरे क्यों गिने? क्योंकि 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है ये जितने भी जीरोस हैं। नाउ सी, इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? जितने भी यहाँ पर हैं, 23 2। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको फर्दर लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा? 2 3 0 0 एंड ये जीरोस तो नॉट सिग्निफिकेंट है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, 96.5 इंटू 10 टू द पावर -8, जितने भी n की वैल्यू में होंगे नंबर्स वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए, क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, नेक्स्ट करते हैं, इसकी हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा ये। चलिए, अब देखते हैं, प्रिसिशन और एक्यूरेसी 2 टर्म्स हैं, ये समझ लेते हैं। ओके, प्रिसिशन क्या होता है? 2 वैल्यूज हैं, अगर वो आपस में क्लोज हैं तो हम बोलते हैं कि वो वैल्यूज क्या हैं? प्रिसाइज हैं। व्हाट आर दे? दे आर प्रिसाइज। ठीक है, एंड अगर एक्यूरेसी की बात करें तो जो भी हमारा रिजल्ट आया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें जो भी हमें वैल्यूज मिली हैं, उसमें जो ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्टली उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है, और हमने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है, उनमें से कोई एक वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज होती है वो होती है एक्यूरेट वैल्यू। आराम से समझते हैं। सी, प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। अब देखो, एक बच्चा है, एक्सपेरिमेंट करते जा रहा है और उसको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, भले ही वो गलत हो, लेकिन अगर एक दूसरे के क्लोज हैं वो वैल्यूज गाइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वैल्यूज प्रिसाइज हैं। ठीक है, दे आर प्रिसाइज वैल्यूज। ओके, however accuracy is the agreement of a particular value to the true value। अब मान लो कि उसने रिजल्ट निकाला है 5 6 7। ओके, एंड जो ट्रू वैल्यू है, ये देखो, ये वैल्यूज आपस में क्लोज है ना। अब जो ट्रू वैल्यू है वो है 8, तो इसमें से 8 के सबसे पास में कौन सी है वैल्यू जो भी निकली है? वो 7 है। तो ये जो 7 है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। व्हाई? बिकॉज इट इज क्लोज टू जो ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज है। क्लियर है? चलो, अब फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 2.00 grams and student A takes 2 measurements and reports the results as 1.95 and 1.93. These values are precise. Why? Because they are close to each other. लेकिन क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 2.00, तो क्या 2.00 के क्लोज हैं ये वैल्यूज? नहीं, आपस में तो क्लोज हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि प्रिसाइज है। राइट? नाउ these values are precise as they are close to each other, but they are not accurate. Now another student B repeats the experiment और उसको क्या values मिलती है? 1.94 और 2.05। अब ना ही ये values एक दूसरे के close हैं तो precise तो नहीं हुई, लेकिन accuracy के लिए चेक करते हैं
तो 2.05 आपको नहीं लगता? See here, as the result of two measurements, these observations are neither precise nor accurate. 2.00 अगर भाई 2.01 होता, ये वैल्यू 2.01 मिलती तो हम बोलते कि भाई ठीक है, ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है, हम इसको एक्यूरेट मान ले रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ना ही ये वैल्यूज प्रिसाइज है, क्योंकि ना ही ये एक दूसरे के आपस में क्लोज है, और ना ही व्हाट इज इट, ना ही एक्यूरेट है। नाउ अगर these observations are neither precise nor accurate, ठीक है, when the third student C repeats the measurements and he reports his values as 1.99 and 2.01, तो देखो अब ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी 2.00, इसके भी क्लोज, इसके भी क्लोज, और आपस में भी क्लोज, मतलब एक दूसरे के क्लोज तो है ही, साथ ही साथ ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है। तो इसको हम, इस तरह के मेजरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरह से आ सकता है, इट माइट बी आस्क्ड, बहुत टाइम से पूछा नहीं है, बट इट माइट बी आस्क्ड कि ये फॉलोइंग डाटा है, आप बता दो भाई इसमें प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट्स क्या है। तो हमें पता है कि अगर वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हैं तो वो प्रिसाइज हैं, और अगर वही वैल्यूज जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके भी क्लोज हैं तो वो एक्यूरेट है, देन दैट डाटा इज एक्यूरेट। ओके गाइस, चलो नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक के साथ, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, अभी बचे हुए हैं। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, अभी केवल और केवल ब्रीफिंग है, जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है, वी विल बी फॉलोइंग द एनसीईआरटी एज यूजुअल, लाइक आई टोल्ड यू। अच्छा, फर्दर जब हम प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर के साथ, तो अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, वी हैव टू स्टडी सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी हमने पढ़े हुए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, एंड जो फाइनल आंसर आता है वो किस फॉर्मेट में आता है, तो ये सारी चीजें वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए गाइस, चैप्टर पढ़ लिया, अब नेक्स्ट डे सेम टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए तो फिर लाइव लेक्चर्स भी भूल जाओ गए, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट है डेली, राइट? तो फॉर ईज, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। देखिए यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड ये कोर्स स्टार्ट करने का इनिशिएटिव केवल इतना है कि थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री, we are able to provide access to a very good content that will be helpful for you in cracking NEET 2024। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, बताइए सभी को कि 10th से जो स्टूडेंट्स 11th में आ रहे हैं वो अपनी ग्राउंड जीरो से तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।